ओके, तो एक तो पता नहीं दिन में बहुत बारिश हुई, आज सर्दी है तो इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। तो अभी क्या हम लोग कर रहे हैं, क्लास 12th का एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया था। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में हमने रिलेशन क्या होता है ये देखा। पहली क्लास में तो बस हमने देखा था कि 11th में जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, डिफरेंट फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, तो ये देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उसमें रिलेशन ऑन अ सेट, क्लास 12th में जो रिलेशन ऑन अ सेट है। सो अगर मैं बात करूं, जो क्लास 12th में रिलेशन आपको पढ़ना है वो एक सिंगल सेट पे पढ़ना है। पेन कहाँ गया, एक मिनट। रिलेशन ऑन अ सेट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमें पढ़ना है। क्लास 12th में क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट, है ना, ये पढ़ना है। तो इसमें क्या हमने देखा लास्ट क्लास में, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ये डेफिनेशन हमने देखे थे। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस पर। तो लास्ट क्लास में मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो जैसे ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने कहा था तुम लोग ट्राई करना, कुछ समझ ना आए तो पूछना। ये पीडीएफ विजिबल है तुम लोगों को ठीक से? यस सर। ओके, सो तो एग्जांपल्स भी मैं करा दूंगा, पहले एक्सरसाइज समझो। एक्सरसाइज मैं करा रहा हूं। एक मिनट, ये टाइम ले रहा है। ठीक है, सो देखो ये तो एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने। इसमें लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट किया था, हाँ है ना? जो लोग रेगुलर हैं ना, तो जो लोग रेगुलर है उनको आइडिया होगा कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। तो हमने पिछले, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं मैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 to 10 12th की क्लास होती है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 to 10 11th की क्लास होती है। दोनों में चैप्टर 1 चल रहा है, 11th का और 12th का अपने अपने बैच में। दो पार्ट किया, तीसरा पार्ट करते हैं। चलो अभी तुम समझने की कोशिश करना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि ये तुम्हें समझ आए कि क्वेश्चन कैसे मैं लिख रहा हूँ। तुम्हें लिखना आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड ये चैप्टर है। तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना है। चलो आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये कह रहा है, रिलेशन आर इज इन द सेट ए में क्या क्या है, 1 से 6 तक। और ये रिलेशन तुम्हें डिफाइन कर रखा है। तो तुम्हें चेक करना है हर रिलेशन में कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इन तीनों में से तुम्हें चेक करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। चलो मैं इधर करता हूं इसको। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का अभी करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ये था कि ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक। सेट ए में तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, x, y सच दैट, लाइट सारे है ना। x, y सच दैट क्या था रिलेशन, क्या क्या कंडीशन है रिलेशन की कि एक्स वाई रिलेटेड कब होंगे। देखो ये एक्स और वाई रिलेटेड कब होगा, क्या लिखा हुआ है, y इज डिविजिबल बाई x, सो y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। हाँ,
y इज डिविजिबल बाय x। अब क्या करना है, पहले अभी देखो मैं सारे क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर रहा हूं, बिना इसके भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं सारे क्वेश्चन कन्वर्ट करके करा रहा हूं। देखो तो चलो इस रिलेशन को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। सो y इज डिविजिबल बाय x, ऐसा है। तो बताओ मुझे क्या करूं। चलो x को मैं अगर 1 रख देता हूं तो y की वैल्यू क्या क्या होगी तुम्हें देखना है। अब ये है, समझ लो ना, एक्स वाई रिलेटेड होंगे अगर y इज डिविजिबल बाय x। तो मैं अगर x को 1 रख रहा हूं तो तुम मुझे बताओ y की वैल्यू क्या क्या होगी। अगर मैं x को 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या क्या होगी। बोलो। हाँ, सो 1 1, यस, x 1 है तो और क्या हो सकता है y, 1 2। ठीक है ना। तो इसमें देखना तुम्हें 1 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो 1 से सारे नंबर डिविजिबल है, तो 1 से सब रिलेटेड है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यस। सो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये हो गया कि x को जब मैंने 1 लिया तो y क्या क्या पॉसिबल है। तो ये था y इज डिविजिबल बाय x। तो इसका मतलब जो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है a में जो उस 1 से डिविजिबल है, तो वो सब रिलेटेड होगा 1 के साथ, वो ऐसा ये रिलेशन कह रहा है। तो हमने देखा 1 से डिविजिबल कौन कौन सा है, हर नंबर 1 से डिविजिबल है, तो ऐसा ले लिया मैंने। अब x को अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी। क्या 2 नहीं होगा। हाँ 2 भी होगा सर। सो 2 2, हाँ 2 4 2 4 2 6। 2 6। ओके, अगर मैं x को 3 रखता हूं तो क्या होगा। 3 3 3 6। x को 4 रखता हूं तो y क्या होगा। ओनली 4, यस। हाँ, x को 5 रखेंगे तो 5 5, और x को 6 रखेंगे तो 6 6 ओनली, यस। अब सब लोग म्यूट कर दो, जिन्होंने आंसर बता दिया म्यूट कर दो क्योंकि आवाज आएगी, ठीक है। तो अब समझो, ये आप लोगों ने बताया कि ये सेट बिल्डर फॉर्म था, इसका ये रोस्टर फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बताओ कोई रिफ्लेक्सिव है क्या। यस सर। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन थी। सर सारे खुद से रिलेटेड होने चाहिए। यस, ए सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो देख लो यहाँ पे, तो यहाँ अगर मैं चेक करूं तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, 5 5 से, 6 6 से। तो इतना काफी है रिफ्लेक्सिव कहने के लिए, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी रिलेटेड है नहीं है रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव में बस इतना चाहिए कि उस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, इतना काफी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो सिंपल लिख देंगे कि तुम ऐसे लिख सकते हो, सिंस a belongs to R for all a belongs to A। ये डेफिनेशन लिखना होगा, आपको याद होगा डेफिनेशन क्या है। सो ये डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन के हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई एलिमेंट सेट A में है तो वो A R में होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तब होगा। तो ऐसा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। सो इसका मतलब R जो है रिफ्लेक्सिव है, ये इंप्लाइज का साइन है, देन बोलते हैं इसको। चलो सिमेट्रिक है क्या ये। नो सर, नो सर। सिमेट्रिक क्यों नहीं है। सर 1 2 है तो 2 1 सर नहीं है इसमें सारे ऐसे। हाँ 1 2 है, 2 1 नहीं है, है ना। ओके, सो यहाँ देखो 1 2 तो है,
लेकिन 2 1 कहीं नहीं दिख रहा तुम्हें। यस, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? अगर ए बी है तो हर ए बी के लिए बी ए होना चाहिए। मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे आप किसी को दोस्त मानते हैं तो वो भी अगर आपको दोस्त मानता है तब ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ तो है, बट 2 1 नहीं दिख रहा कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, है ना। और एक काउंटर एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कीजिए आप लोग, ट्रांजिटिव है क्या? सर ट्रांजिटिव तो है। हाँ, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर A रिलेटेड है B के साथ, B रिलेटेड है C के साथ, तो क्या A रिलेटेड है C से? तो ऐसे लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं कि A रिलेटेड है B से, इसका मतलब है कि जो B है वो मल्टीपल है A का। ये मतलब है ना, डिविजिबल मतलब ये होता है कि Y इज डिविजिबल बाई X, मतलब Y इज मल्टीपल ऑफ X। तो अगर ए बी रिलेटेड है तो बी मल्टीपल है ए का, बी सी रिलेटेड है तो सी मल्टीपल है बी का, तो ऑब्वियसली सी जो है ए का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब सी भी डिविजिबल होगा ए से। यहां भी तुम चेक कर सकते हो। देखो तो यहां क्या करना है, जैसे ये 1 2 है, अब देखो वैसा जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, कैसे चेक करते हैं? ए बी है, ए बी एंड बी सी होना चाहिए, फिर हम ए सी चेक करेंगे उसमें है कि नहीं है। अगर ए सी उसमें है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर हर ऐसे पेयर के लिए, और एक भी ऐसा ए सी नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चेक करो फिर से, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, तो वो जो उसका कोई दोस्त है वो आपका भी अगर फ्रेंड हुआ तब ट्रांजिटिव होगा। सिंपल मतलब है, ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है, तो अगर ए का भी फ्रेंड सी है तब बोलेंगे ट्रांजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ 2 का रिलेशन 4 के साथ है। इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इसको चेक करने की जरूरत नहीं, जो सेम एलिमेंट है 1 1 2 2, इन सबको मेनली हम चेक करते हैं जब रिफ्लेक्सिव होता है। अगर तुम ऐसे चेक भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेनली तुम वो देखो जहां डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ज्यादातर वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 से रिलेटेड है और यहाँ 2 4 से रिलेटेड है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या 1 का रिलेशन 4 के साथ है, हाँ या ना? यस सर। तो ये 1 का रिलेशन 4 के साथ है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से 1 का 2 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, तो क्या 1 का 6 के साथ है रिलेशन? यस। फिर ऐसे ही 1 का रिलेशन 2 के साथ, आगे 2 वाला नहीं है, रहने दो। अगर तुम इसके साथ चेक करते 1 2 और 2 2 को चेक भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए, वो तो है ही यहाँ पे। इसलिए जरूरत नहीं है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 को चेक करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। तो सिंपली देखो ये 1 2 वाला हो गया, 1 3 वाले पे आते हैं। 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन देखो कहां पे, यहाँ पे 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ और 3 का 6 के साथ, तो 1 का 3 के साथ 3 का 6 के साथ, तो 1 का 6 के साथ रिलेशन है क्या? यस, यहाँ पे है। फिर अब 3 वाला नहीं है, फिर ऐसे 1 4 4 4, तब जरूरत ही नहीं है। 1 5 मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये मतलब है मेरा कहने का कि अगर ऐसा है, देखो ट्रांजिटिव का यहां लिखता हूं मैं, इफ AB belongs to R and BC belongs to R, मतलब A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है, तो कोई भी ऐसा पेयर ले लो तुम, देन ये देन का साइन है, सिंबल है, इंप्लाइज देन AC belongs to R। अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो ऐसा हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। सो इसका मतलब क्या हुआ
ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं था लेकिन ट्रांजिटिव है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। तो क्लियर है सबको, समझ आया सबको? सर जी सर जो सेट है ना 1 1 और 1 2, अगर इन दोनों को कंपेयर करें जी। तो अगर हमें अलग से ढूंढना पड़ेगा 1 2 को? नहीं नहीं, उसी में ढूंढना, अलग से नहीं ढूंढना, उसमें है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते ना, तो 2 बार थोड़ी होगा कोई एलिमेंट, सेट में तो एक बार ही रहता है, अगर 2 बार होता तो भी एक बार ही लिखेंगे। सर मतलब अगर दूसरे होते तो हम उसे मानते हैं ट्रांजिटिव। हाँ, तुम अगर 1 1 1 2 को चेक कर रहे हो, 1 2 यहाँ पे है ना, तो हो गया, वो अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, यही है ना वही पे, इसीलिए मैं चेक नहीं किया 1 1 के साथ। तुम करोगे तो वही वाला मिल जाएगा, ये तो होगा ही ना। ठीक है, तो अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। और कुछ पूछना है किसी को? देखो बताओ, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, आगे बढ़ते, नहीं तो ठीक। चलो, तो अगले एग्जांपल पे आते हैं। देखो अब मैं कुछ, अभी पिछले क्लास में 2 एग्जांपल कराया, अभी तीसरा कराया हूं, और कुछ एग्जांपल्स कराता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट बैठे क्वेश्चन करना कैसे है। अब तुम्हें अच्छे समझ कब आएगा? जब खुद से ये क्वेश्चंस तुम घर पे बैठ के करोगे, अकेले में सोचोगे कि क्या तुम कर पा रहे हो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सॉल्यूशन के, क्या तुम्हें समझ आ गया? तो समझ आ गया तो इस तरह के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, है ना, रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है कैसे हो रहा है। तो उस तरह से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा, तुम उसको उस तरीके से सोच के कर लोगे, तो तुम्हें ये समझना है कि हो कैसे रहा है क्वेश्चन। तो अभी तुम्हारा काम ये है, क्लास के बाद आज या कल जब भी तुम पढ़ाई बैठते हो, तुम क्या करना है, एनसीईआरटी की जो पहली 1.1 एक्सरसाइज है उसके पहले एग्जांपल्स देखो, खुद से करने की कोशिश करो, फिर एग्जांपल में सॉल्यूशन भी है, तुम देख के हेल्प ले सकते हो। समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछो नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज जो है, आज मैं कुछ क्वेश्चन सभी कराऊंगा, फिर जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो तुम खुद से ट्राई करो, या जो मैंने कराए हैं वो भी खुद से करो। उसमें भी कोई डाउट रहता है पूछो, तो डाउट नहीं होगा तो फिर मैं अगले एक्सरसाइज पे आऊंगा, डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। ऑनेस्टी तुम्हारी ये होनी चाहिए कि तुम सारा क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, बाद में सब भूल जाओगे। मैं कर रहा हूं, जब तक तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, पेन नहीं चलेगा, तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तुम्हें सीखना है क्योंकि तुमको एग्जाम देना है ना, तो इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने के बिना कहीं सॉल्यूशन देखे, है ना। सॉल्यूशन तो मार्केट में अवेलेबल, सॉल्यूशन बुक मिलता है, यूट्यूब पे सॉल्यूशन है, इस तरह से। लेकिन तुम यूट्यूब लेके क्लास में नहीं, एग्जाम में नहीं जाओगे ना, या किताब के सॉल्यूशन लेके एग्जाम में नहीं जाओगे। कहीं से भी तुम्हें सीखना है, चाहे तो हमसे सीखो, बुक के सॉल्यूशन से सीखो, यूट्यूब से सीखो, जहां से भी सीखो, टीचर से सीखो। मेन मैटर है सीखना। अगर तुम्हें समझ आ गया कि कैसे हो रहा है तो तुम एग्जाम में भी कर लोगे। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्या तुम सीख के खुद से कर पा रहे हो बिना कहीं देखे, क्योंकि एग्जाम में कोई तुम्हें टीचर को लेकर थोड़ी जाओगे, वहां बताएगा, तुम्हें नहीं बताएगा ना, वो तुम्हें खुद से करना, तुम्हें दिमाग में उस फिट करना है तरीका कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तुम ट्राई कर लोगे और सॉल्व कर लोगे इस तरह से। तो तुम्हें खुद सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स क्यों होता है, किसी बच्चों का फेवरेट है, किसी बच्चों का फेवरेट नहीं, ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो बच्चों का मैथ्स फेवरेट है, वो बच्चा उस मैथ्स को टाइम दिया, उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, खुद से सॉल्व किया, उससे सॉल्व हो रहा है, इसलिए उसको मजा आने लगता है। अब वो बच्चा जो पढ़ता नहीं है बिल्कुल मैथ्स, एग्जाम टाइम पे चाहता है कि एक दिन में सब हो जाए, फिर उन बच्चों को मैथ्स से नफरत होती है ना, कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉब्लम होती है। तुम टाइम दोगे तो ईजी है ना। कोई भी जिसका मैथ्स अच्छा है, दुनिया में इतने सारे लोग जिसका मैथ्स अच्छा है, तो वो टाइम दिया है उन्होंने। जो टाइम नहीं देते हैं ना, तो इस उम्र में क्या है, तुम्हारे उन्होंने टाइम कहीं और देना होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लड़की, ये वो, दिस दैट, है ना। सो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुम, क्योंकि जिस चीज को टाइम दोगे तो उस चीज में अच्छे हो जाओगे, है ना, उस तरह से है। तो तुम्हें अब डिसाइड करना है कि कहाँ टाइम दोगे तो उस चीज में तुम अच्छा रहोगे। तुम्हारे पास 24 घंटे ही है, और जो तुम्हारे साथ के लोग अच्छा करेंगे उनके पास भी उतना ही टाइम है। डिपेंड ये है कि वो कहाँ टाइम दे रहे हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि वो कहाँ पहुंचेंगे, तो वो तुम्हें डिसाइड करना है। ओके, सो मैं जरूरी नहीं पढ़ाई में ही, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको टाइम दो, उसी में अच्छा बनोगे तुम, ये चीजें कहना चाह रहा हूँ, तुम जो कर रहे हो, है ना, इस तरह से है। दिन भर अगर लड़कियों के पीछे भाग रहे हो तो उसी में अच्छा हो जाओगे, है ना। पर तुम्हारे पास नए नए तरीके होंगे लड़के कैसे पढ़ाते हैं, स्पेशली लड़कों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। तो इस तरह से पढ़ाई में रहोगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम उसमें अच्छे हो जाओगे। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए फटाके सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुमने ट्राई किया था। जिस चीज को टाइम दोगे उसी में अच्छे हो जाओगे तुम। तो ये तुम्हें डिसाइड करना किस चीज में अच्छा बनना है तुम्हें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो आगे आते हैं, फोर्थ पार्ट करें। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड का मतलब क्या होता है, हालांकि आगे लिखा भी है। जेड का मतलब क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा नंबर आता है इंटीजर में? सर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ मतलब से कुछ नंबर्स बताओ। सर 1 माइनस 0 प्लस 1 ऐसे यार। हाँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह के नंबर्स आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस नहीं आते, डेसिमल्स नहीं आते। ओके चलो मैं ये फोर्थ पार्ट करता हूँ। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिक्कत है, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसमें सेट जो ए मैं ले रहा था वो भी इंटीजर्स का सेट है, और रिलेशन इस तरह से एक्स वाई रिलेटेड होंगे अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, डिफरेंस उसका इंटीजर आएगा, तब हम बोलेंगे कि वो एक रिलेटेड है एक्स वाई। तो चलो ट्राई करते हैं इसको हम। तो 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें जो सेट ए मैं ले, अभी तक जो सेट ए लेता था वो तुम्हारे पास जो है अभी, वो तुम्हारे पास इंटीजर का सेट है। इंटीजर क्या होता है, 0 प्लस 1 या माइनस 1 ले लो, प्लस 1 या माइनस 2 ले लो, प्लस 1 या माइनस 3 ले लो, इस तरीके का तुम्हारे पास ये सेट है। अब जो रिलेशन है तुम्हारे पास वो इसी पे डिफाइंड है, मतलब ये है कि समझ लो z से z में है, तो a में z सेट ही हमारा जो a सेट है वो z है। अब रिलेशन डिफाइंड कैसे है, इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि x, y, तो मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं, सो चूंकि पार्ट्स कर देता हूं, तो रिलेशन इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है x, y such that x minus y is integer, ठीक, x minus y is integer। सो मतलब इंटीजर समझ आ रहा तुम्हें कि एक्स वाई दो इंटीजर है, इस तरीके से है कि उसका डिफरेंस लेने पे भी इंटीजर आ रहा है, तब वो रिलेटेड है। अब देखो प्रॉब्लम यहां पे ये है, ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है ये, सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? यस सर कर सकते हैं, लेकिन देखो कितना डिफिकल्ट होगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे, चलो ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं x को लेता हूं 0, तो 0 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड होगा? सर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सर बहुत सब रिलेटेड होगा एक्चुअली। सारे आ जाएंगे सर। हाँ तो यहां तुम अगर देखोगे एक्चुअली क्या होगा, ये z क्रॉस z ही आ जाएगा, हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी दो का तुम डिफरेंस लोगे तो वो इंटीजर ही होगा, दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर आएगा, तो हर एलिमेंट सबसे रिलेटेड है। लेकिन तुम्हें तो प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा z क्रॉस z। अब z क्रॉस z क्या होता है, अगर मैं लिखता था इस तरह से होता, 0 का रिलेशन 0 के साथ, 0 का प्लस माइनस 1 दोनों के साथ है, 0 का प्लस माइनस 2 दोनों के साथ है, इस तरह से होगा। आगे जाओगे फिर 1 का रिलेशन 0 के साथ भी है, 1 का रिलेशन प्लस माइनस 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन प्लस माइनस 2 के साथ भी है, डॉट डॉट डॉट, कहीं एंड नहीं है, सबके साथ रिलेशन है। सो लाइक हर इंटीजर सबसे रिलेटेड है, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। सो हर इंटीजर यहाँ पे क्या है, खुद से हर इंटीजर सबसे रिलेटेड है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते, क्योंकि चेक करते करते तुम ना, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया ना। तो अब जैसे अब तक मैं चेक कर रहा था, जिस तरीके से अब तक मैंने 3 क्वेश्चन किए, लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन, अभी 1 क्वेश्चन, तो उस तरीके से अगर चेक करते चले गए तो इसमें जिंदगी खत्म हो जाएगी, खत्म तो कभी होगा नहीं, डॉट 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 है, डॉट 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 है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, कभी खत्म ही नहीं होगा, कैसे चेक करोगे? तो इसको फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, अब जो रोस्टर वाले फॉर्म से, और डायरेक्टली हम सेट बिल्डर वाले फॉर्म से ही करते हैं। देखो कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं सीधा सीधा डेफिनेशन। क्या करते हैं, सीधा सीधा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन एक बार मैं इधर लिख देता हूं, फिर उसको मैं अप्लाई करता हूं। सो यहां मैं अलग से डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं ताकि इसको अप्लाई कर सके। तो पहला था रिफ्लेक्सिव, बताओ रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था, क्या करते थे हम, बोलो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं? खुद से रिलेटेड है, प्लस
हर एलिमेंट को सेम ही लेके। हाँ, ए आर में होना चाहिए फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्या आ गया भाई, तो चलो, सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए यहाँ तुम्हारा इंटीजर है, जो ए है वो इंटीजर का सेट है। सो हर ए के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। अब चेक करता हूं इसको मैं, यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूं, मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। ध्यान देना, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे, या तो तुम रोस्टर में कन्वर्ट करके चेक करोगे, जब कम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो इजीली कर लोगे। अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हुए तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करने से बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब चेक करने में भी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म से ही हम प्रूव कर देंगे। देखो, या चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो क्या करना है कि मैं एक अज्यूम करता हूं कि ए कोई नंबर है जो कि इंटीजर में है। इंटीजर मतलब सेट ए में है, आप तुम जैसे भी ले सकते हो। मैंने ए ही इंटीजर सेट लिया है, तुम ए चाहो तो ए ले लो, इंटीजर लिखना है इंटीजर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे क्या चेक करना है कि क्या ए बिलोंग्स टू आर है। तो तुम बताओ मुझे ए कॉमा ए इस रिलेटेड कब होगा, सोचो, ए कॉमा ए रिलेटेड कब होगा, इस रिलेशन के हिसाब से बताओ, ए कॉमा ए कब रिलेटेड होगा। बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो, डेफिनेशन क्या है, तुम समझे नहीं। एक्स वाई कब रिलेटेड है, बताओ मुझे, एक्स और वाई कब रिलेटेड है। अरे क्वेश्चन पढ़ने को बोल रहा हूं, एक्स एक्स वाई के साथ कब रिलेटेड है, किस कंडीशन में रिलेटेड है। जब उनका डिफरेंस इंटीजर है। हाँ, डिफरेंस इंटीजर है, तो ए कॉमा ए कब रिलेटेड होगा, मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे। बोलो, ए कॉमा ए कब रिलेटेड होगा, जब उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। सो ए और ए का डिफरेंस कितना है, ए एंड ए का डिफरेंस कितना है। हाँ, मैं पूछ रहा हूं ए और ए का डिफरेंस कितना है। नहीं, कितना आएगा, अरे भाई ए माइनस ए कितना होता है, फिर जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, जीरो हो जाएगा, यस। क्या जीरो इंटीजर है, यस सर। तो देखो समझ रहा कैसे लिख रहा हूं मैं। मुझे अभी तुम्हें इस 3-4 क्वेश्चन इस तरह से भी करके दिखाऊं, 3-4 क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में करके दिखाया मैंने, 3-4 क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म से ही करके दिखा देता हूं, तो समझो। तो यहां पे क्या ले रहा हूं, ए कोई एलिमेंट ए में है, और तुम क्या जानते हो, सिंस ये जो a माइनस ए है क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो क्या है, इंटीजर है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसने कहा था कि x माइनस वाई अगर इंटीजर हुआ तो x और y रिलेटेड होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। जो क्वेश्चन है तुम्हारा, एक बार क्वेश्चन देख लो, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कि एक्स वाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका मतलब है कि रिलेशन में पेयर है ना, तो दो एलिमेंट के बीच रिलेशन दिया जा रहा है, तो x का रिलेशन y के साथ होगा अगर x माइनस वाई इंटीजर हो जाए। तो हमें अब क्या चेक करना है, तो हमें चेक करना था कि a कॉमा a रिलेटेड है क्या, क्वेश्चन ये है a कॉमा a रिलेटेड है क्या। तो मैं चेक करूंगा ना कि a माइनस a क्या आता है, ये तो चेक करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, मुझे a कॉमा a चेक करना डेफिनेशन से। तो a माइनस ए क्या है, जीरो है, जीरो इंटीजर है, यस। अगर जीरो इंटीजर नहीं होता तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, यहाँ लिखा ना इंटीजर होना चाहिए, तो मैं जरा समझा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमा a बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमा a रिलेशन r में है, क्यों, क्योंकि a माइनस a एक इंटीजर है। अभी कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, तो कुछ लोग अभी समझ आएगा, कुछ लोग थोड़ी देर में समझ आएगा, बट ट्राई करते रहो, है ना, क्योंकि क्या होता है कई बार देर से कोई दिक्कत नहीं है, यू कीप ट्राइंग अंटिल यू अंडरस्टैंड, जब तक समझ नहीं आया तब तक ट्राई करते रहो, अलग अलग क्वेश्चंस करते रहो, खुद ही एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ट्राई करते देखो, तो इसका मतलब है a कॉमा a मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, क्यों,
क्योंकि खुद का खुद में सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटीजर है, यस तो रिलेटेड है। इसने कहा था कि एक्स वाई रिलेटेड होगा अगर x माइनस वाई इंटीजर हो। तो रिफ्लेक्सिव में ये चेक करना होता है क्या सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, आंसर इज यस, क्योंकि खुद को खुद में घटाओगे, जीरो को जीरो में घटाओ जीरो आएगा, वन को वन में घटाओ जीरो आएगा, टू को टू में घटाओ जीरो आएगा, थ्री को थ्री में घटाओ जीरो आएगा। सो हर बार जीरो ही आएगा, जीरो इंटीजर है, यस इसका मतलब हो गया कि a इज रिलेटेड टू a। ये मैथमेटिकली लिख रहा हूं, तुम ऐसे लिख सकते हो कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया दिस हैपेंस, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो तुम सेट A में से। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया यहां से कि R इज रिफ्लेक्सिव। सो देखो जब तुम रिलेशन को रोस्टेड फॉर्म में नहीं लिखोगे उस केस में तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा प्रूफ, है ना। पिछले बार हमने कैसे चेक किया था, मैं इसको भी कर सकता था उस मेथड से जो अभी किया ना, ये था रोस्टेड फॉर्म और ये सेपरेटेड फॉर्म, मैं इसको इससे भी ये बिना कन्वर्ट किए भी मैं प्रूफ कर सकता था इसको, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता था, डायरेक्टली इससे कर सकता था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि मैं पहले रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था फिर चेक कर रहा था, बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हो, दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हो। बिना रोस्टेड फॉर्म लिखे भी डायरेक्टली मैं इससे कर लेता, अभी करके दिखाता हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। अभी पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। सो देखो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्सिव का। अब मुझे बताओ कोई सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, मुझे सिमेट्रिक चेक करना है, मुझे सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या डेफिनेशन है? सर ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में, यस ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होगा ए से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से सो देखो क्या है हमारे पास, यहां पे कंडीशन ये है कि अगर इफ ए कॉमा बी रिलेटेड है देन बी कॉमा ए भी रिलेटेड होना चाहिए हर ए बी के लिए। तो यहां तुम्हें दो एलिमेंट की जरूरत है, मतलब दो नंबर की जरूरत है। तो मैं अब सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं, देखो तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, सिमेट्रिक। सो मैं क्या ले रहा हूं, लेट ए कॉमा बी दो एलिमेंट सेट ए का है, सेट ए मतलब ये इंटीजर का है। सो ए और बी कोई दो इंटीजर है और यहाँ देखो इफ से स्टार्ट होता है, तो इफ मतलब अज्यूम करते हैं, तो यहाँ मैं अज्यूम कर लूंगा ये चीज और ये प्रूफ करना है मुझे, हम यहाँ इसको अज्यूम कर लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो सिंपल देखो अब कि ए बी आर में अब तुम्हें एक अज्यूम कर लोगे सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब बताओ मुझे ए कॉमा बी रिलेटेड कब है, यहाँ पे ए कॉमा बी कब रिलेटेड है, बोलो। देख के बताओ भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये आर में कि ए बी से कब रिलेटेड है। जब से a माइनस a बराबर सर 0 आया तो इंटीजर। नहीं वो तो उसके लिए हो गया, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, ये क्वेश्चन था। जब उनका डिफरेंस इंटीजर, मैं पूछ रहा हूँ ए का रिलेशन बी के साथ कब होगा, सर जब उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। यस उसका डिफरेंस इंटीजर होगा। इसने बोला तो है भाई कि x का रिलेशन y के साथ है अगर x माइनस वाई इंटीजर है, x का रिलेशन y के साथ है अगर x माइनस वाई इंटीजर है। तो यहाँ a का रिलेशन, मैं वेरिएबल तो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ xy के टर्म में मैं a b के टर्म में लिख रहा हूँ, तुम xy के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं a b ले रहा हूँ तुम उसको xy लो, यहाँ भी तुम x माइनस x कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वेरिएबल है ना जस्ट। देखो सो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r अगर a माइनस बी इंटीजर है, सिंपल है। तो यहाँ क्या होता है, अभी तुम सीख रहे हो, पहला क्वेश्चन ही मैं ऐसा कर रहा हूँ जो रोस्टेड फॉर्म सेपरेटेड फॉर्म वाला है, कोई दिक्कत नहीं, तो चार और क्वेश्चन करूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, समझो। सो यहाँ से ए कॉमा बी रिलेटेड कब है, जब a माइनस बी एक इंटीजर है। अब तुम्हें यहाँ से ये चेक करना है कि क्या बी कॉमा ए भी रिलेटेड होगा, तो बी कॉमा ए कब रिलेटेड होगा, सोचो बी कॉमा ए कब रिलेटेड होगा इसमें, बताओ मुझे बी कॉमा ए कब रिलेटेड होगा। सर जब b माइनस a का डिफरेंस इंटीजर होगा। यस जब b माइनस ए इंटीजर होगा, एग्जैक्ट। तो मुझे वो चेक करना है। तो मुझे बताओ a माइनस बी इंटीजर है तो क्या b माइनस ए भी इंटीजर होगा, ये तुम्हें लग रहा है ऐसा होगा। यस सर। ये हमने अज्यूम कर लिया a माइनस बी इंटीजर, क्यों अज्यूम किया, यहाँ था इफ लिखा डेफिनेशन,
क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ डेफिनेशन से होगा, परिभाषा हिंदी में बोलते हैं ना, उससे होगा। तो ये डेफिनेशन था, तो हमने इफ मतलब मान लिया हमने। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये देन है, देन का सिंबल है इम्प्लाइज, मुझे अब उसको प्रूफ करना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए बी से रिलेटेड है। अब मुझे चेक करना है क्या बी भी ए से रिलेटेड होगा, क्योंकि इस तरह से तो मुझे पता चला कि अच्छा ए बी रिलेटेड कब है, जब ए माइनस बी इंटीजर है। अब जब ए माइनस बी इंटीजर है तो उसका नेगेटिव साइन ले लेंगे तो भी फिर इंटीजर होगा। तो ये हम जानते हैं, 1 इंटीजर है तो -1 भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर है, 3 इंटीजर तो -3 भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो भी वो इंटीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि इंटीजर का नेगेटिव लेने पे इंटीजर ही आता है, इंटीजर से देख लो, प्लस नेगेटिव -1 का नेगेटिव ले लो +1 हो जाएगा, इंटीजर ही है। तो इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव लेने पे भी इंटीजर ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी का नेगेटिव ले लिया ना, तो अब हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ओपन करके ब्रैकेट खोल के, सर माइनस प्लस बी। हाँ तो इसको मैं b माइनस ए भी लिख सकता हूँ अब, माइनस ए प्लस बी को। सो ये भी इंटीजर हो गया। और जब ऐसा हो गया कि b माइनस ए इंटीजर हो गया तो b कॉमा ए रिलेटेड हो गया। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि b कॉमा ए भी रिलेटेड है इस डेफिनेशन से। तो हमने पहले अज्यूम किया कि a कॉमा बी रिलेटेड है, मतलब a माइनस बी इंटीजर है। अब मुझे पता है कोई इंटीजर है तो उसका नेगेटिव ले लो तो वो इंटीजर रहता है। तो a माइनस बी का नेगेटिव लिया तो b माइनस ए हो गया, b माइनस ए भी इंटीजर है। और जब b माइनस ए इंटीजर है तो b कॉमा ए रिलेटेड हो गया। और सिमेट्रिक में यही चेक करना होता है कि जब a भी रिलेटेड है तो क्या b a भी रिलेटेड होगा। यस, जब a माइनस बी इंटीजर होगा तो उस केस में b माइनस ए भी इंटीजर होगा। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। देयरफॉर ये जो r है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और ये हर a b के साथ होगा। जब a b रिलेटेड है तो b a रिलेटेड होगा। ये हर a b के साथ ऐसा होगा कि अगर a b रिलेटेड है तो b a रिलेटेड होगा। इसमें किसी को डाउट है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में? अभी और क्वेश्चंस करूंगा तो और क्लियर होगा तुम्हें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के जो करेंगे हम। तो दो तरीका तुम्हें समझ आ रहा है, एक तो है कि रोस्टर फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर सकते हो तो कन्वर्ट कर लो, फिर इजीली देख लो, नहीं तो सेपरेटर फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो अब इसका चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में अगले पेज पे करता हूं। देखो सो हमारे पास क्या है अब कि ट्रांजिटिव चेक करना है। तो पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या था, बताओ कोई। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है? सर अगर ए बी से रिलेटेड है तो और बी सी से रिलेटेड है तो ए और सी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। यस, सो ये है कि अगर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए सी से रिलेटेड होगा, तब बोलेंगे हम ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ये हमने इफ लिखा है। इफ का मतलब हम अज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी सी 3 एलिमेंट इंटीजर में से है, या समझ लो सेट ए में से है। सेट ए मैं इसको नाम दिया हूं, तो इंटीजर सी सेट ए है। अब इस तरीके से है सच दैट, इस तरीके से है कि a कॉमा बी रिलेटेड है एंड b कॉमा सी रिलेटेड है। अब जरा समझो, फिर से मुझे बताओ कि a कॉमा बी रिलेटेड होने का क्या मतलब है। यहां से a कॉमा बी रिलेटेड होने का क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन में? a minus b is an integer. यस, सो a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। एंड हमने ये भी अज्यूम किया है कि b c से रिलेटेड है। इसका क्या मीनिंग हुआ? b minus यस, b माइनस सी इज एन इंटीजर। अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि क्या a से रिलेटेड होगा। तो मतलब मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा a से रिलेटेड कब होगा, जब a माइनस सी इंटीजर होना चाहिए। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे पता है कि a माइनस बी इंटीजर है, मुझे पता है कि b माइनस सी इंटीजर है। तो बताओ a माइनस सी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? yes sir, an integer होगा। कैसे?
कैसे डिसाइड करेंगे? आंसर सही है, लेकिन किस लॉजिक से हम बोलेंगे माइनस ए भी इंटीजर होगा? एक रीजन देना पड़ेगा हमें, एक वजह बताना पड़ेगा किस वजह से ए माइनस सी इंटीजर होगा। ये सही है। नहीं हो रहा। अब देखो मुझे बताओ, 2 इंटीजर है, यस 3 इंटीजर है, यस तो 2 + 3 क्या होता है? 5 5 इंटीजर है कि नहीं? यस तो कोई भी 2 इंटीजर सेलेक्ट करो और उसको ऐड करो, चेक करो वो ऐड करने के बाद जो आता है वो इंटीजर होगा या नहीं होगा। अब देखो तुम्हें पता है a माइनस बी इंटीजर है क्योंकि तुमने अज्यूम किया है, तुम्हें पता है b माइनस सी इंटीजर है। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? a माइनस बी में ऐड कर दो b माइनस सी को। अब बताओ कितना आएगा, किसके इक्वल आएगा ये? सर a माइनस सी। हाँ तो हो गया, यही लॉजिक है। तो लॉजिक क्या हुआ यहाँ पे, वो वजह क्या है जिसके इंटीजर होगा। सो 2 इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर होगा। सम ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर ओनली। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके क्या आएगा? तो जब ऐड कर दिया तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो बचा a माइनस सी। और a माइनस सी भी इंटीजर होगा, क्यों? तो तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो सम ऑफ 2 इंटीजर is an integer, is also an integer, ऐसे लिख सकते हो, है ना, is also an integer। सो 2 इंटीजर का सम करो। पिछले में क्या लॉजिक लगाया था मैंने? पिछले में लगाया था कि इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है। ये एक इंटीजर था तो इसका नेगेटिव लेने पे भी इंटीजर आएगा, तो ये लॉजिक लगाया था कि इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है। तो वो लॉजिक लगाया ताकि मुझे पहुंचना था BA तक, है ना, यहाँ मुझे पहुंचना है AC तक, तो मुझे उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यही सोचने का, अगर तुम सॉल्यूशन देख लोगे कहीं पे तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम्हें दिमाग लगाना है। फिर देखो कोई बात नहीं समझने के लिए, फिर अगला क्वेश्चन में फिर से दिमाग लगाओ, क्योंकि दिमाग को ट्रेन करना है तुम्हें। सो ये समझ आया कि 2 इंटीजर का सम एक इंटीजर है। तो a माइनस सी इंटीजर हो गया, तो रूल के हिसाब से AC रिलेटेड हो गया। AC रिलेटेड हो गया मतलब a का रिलेशन c के साथ है। और चूंकि मैंने स्टार्ट किया था AB रिलेटेड है, BC रिलेटेड है, ये मैंने अज्यूम किया था। अब मुझे चेक करना था कि क्या AC भी रिलेटेड होगा, और हमने ये प्रूव कर दिया कि AC भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ अभी, तो और क्लियर होगा आप लोगों को। हालांकि इससे क्लियर हो गया बहुत कुछ, डेफिनेशन वही है। वहां हम रोस्टर फॉर्म में करते थे, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं, कर वही रहे हैं। ओके, तो चेक करो, इधर मैंने चेक किया रिफ्लेक्सिव, इधर चेक किया सिमेट्रिक, और यहां चेक किया हमने ट्रांजिटिव। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे, पूछना है कुछ? नो सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमने अभी किया है 4th पार्ट, है ना, 1 2 3 करके 4th पार्ट किया है। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें तुम्हें चेक करना है, तो इसको तुम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, x and y work at the same place, xy live in the same locality, x is exactly same centimeter taller than y, x is wife of y। तो ये सब चीजों को कैसे तुम कन्वर्ट करो रोस्टर? रोस्टर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, ठीक है। x is father of y, तो ये सब को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि सेट क्या है यहाँ पे, are in the set A of human beings in the town at a particular time given by। किसी पर्टिकुलर समय में किसी टाउन, मान लो तुम्हारे टाउन का ही कोई तुम्हारा जहाँ शहर है, उस शहर में उस सेट में क्या क्या, उस शहर में जितने भी मेल फीमेल है सबको एक सेट मान लिया। अब उसमें हम कर रहे हैं, तो यहाँ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तुम, तो यहाँ पे तुम्हें सेट बेटर फॉर्म में ही काम करना पड़ेगा, मतलब प्रूव करना पड़ेगा।
सो आओ इस फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट को भी मैं वैसे ही करूंगा जैसे हमने फोर्थ पार्ट का किया, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट का फिर ए पार्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ सेट क्या है तुम्हारा, रिलेशन आर इन द सेट ए। ए सेट में क्या है, पिछले बार ए सेट में इंटीजर था, उससे पहले ए सेट में 1 से 6 तक था, उससे पहले ए सेट में 1 से 14 तक था, है ना, इस तरीके से था। यहाँ पे ए सेट नेचुरल नंबर का सेट था। तो सेट देखो, सेट मतलब एक फैमिली, तो उस फैमिली पे रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो कौन सा सेट लिया गया, यहाँ पे है ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, किसी पर्टिकुलर टाउन का, तुम टाउन फिक्स कर लो कोई दिक्कत नहीं है। सो उस टाउन का एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, चलो इसको करता हूं मैं। सो हमें फिफ्थ पार्ट सेट ए है ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। अब कोई भी टाउन फिक्स कर लो तुम, है ना, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोई सा सेट करना वो सेट कर लो, है ना, एट अ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी फिक्स टाइम पे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब क्या करते हैं, आर जो रिलेशन है, जो ए पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं फिफ्थ में। तो इसने कहा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। हालांकि देखो लिखूंगा थोड़ा लंबा, वैसे तुम लॉजिकली ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो। सो देखो यहाँ क्या मतलब है कि x y कोई दो ह्यूमन बीइंग है उस टाउन में, ठीक है, और ये दोनों कब रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस का मतलब एक ही कंपनी, मान लो कि दो पर्सन रिलेटेड अगर वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा मान लो कहना चाह रहा है, तो तुम्हें चेक करना है ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। चलो चेक करते हैं। जो तीनों होगा उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, वो आगे आएगा। अभी क्वेश्चन में अभी इक्विवेलेंस वर्ड यूज नहीं किया है, वो सिर्फ तुमसे बोल रहा है चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, तो आओ यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव। देखो बिना लिखे भी तुम डिसाइड कर सकते हो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव सिंपल क्या क्या चेक करना होता है कि क्या उस सेट का हर मेंबर खुद से रिलेटेड है। तो सिंपल यहाँ क्या समझना है, देखो यहाँ बोल रहा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तब x y से रिलेटेड होगा। अब x कोई पर्सन है, कोई इंसान है समझ लो, x से रिलेटेड कब होगा, यहाँ x लिख दूंगा तो क्या होगा, बोलो। x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये ट्रू है या फॉल्स है, है ना। मैं बोल रहा हूं संतोष एंड संतोष वर्क एट द सेम प्लेस, तो सेम ही आदमी, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, बस दो बार नाम लो, सेम बात है ना। तो इसका मतलब ये तो कभी गलत होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक ही पर्सन को मैं दो बार बोल रहा हूं। तो ये तो देखो, तो समझ यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मान लूंगा ऐसा, लेट x बिलोंग्स टू a, मतलब x कोई ह्यूमन बीइंग है, उस एक ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एक। अब हमें चेक करना है, हमें अब चेक करना है क्या वो x खुद से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव मतलब ये होता है ना कि सेट का हर मेंबर खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी एक ह्यूमन बीइंग उठा ले उसमें सेट में से हम, क्या वो खुद से रिलेटेड है, तो खुद से रिलेटेड कब होगा, तो यहाँ कंडीशन क्या है रिलेशन की, यहाँ कंडीशन है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। सो दो डिफरेंट पर्सन रिलेटेड होगा अगर वो एक ही जगह काम करते हैं। अब मैं खुद को खुद से ही चेक कर रहा हूं, तो मैं और मैं तो सेम जगह ही काम करेंगे, सॉरी कि मैं, मेरा एक भाग यहाँ दूसरा पार्ट दूसरी कंपनी, सॉरी हो सकता है। तो कहना समझ रहे हो ना, कहना चाह रहा हूँ कि खुद इंसान एक ही जगह रहेगा ना, तो ये जैसे हमेशा सिमेट्रिक होगा। यहाँ ऐसा लिखूंगा, देखो x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ये सही बात है। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर से पूछ रहा हूं मैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ये ट्रू नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ओके, क्योंकि मैं एक ही चीज को दो बार लिख रहा हूं, x एंड x क्यों लिख रहा हूं, इस पे फिट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि x, x बिलोंग्स टू r, ये x, x बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हर इंसान
खुद के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वो एंड वो मतलब खुद एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो यस इट इज ट्रू। चलो अब मैं लिखता हूं, देखो ये बहुत इजी चीज है, बस तुम्हें तुम ऐसे सोच के देखो, इजी है, बिना लिखे भी तुम सोच सकते हो। ओके क्या खुद से रिलेटेड है? अच्छा सिमेट्रिक में क्या होता है? अब मैं सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं, देखो तो सिमेट्रिक में तुम क्या अज्यूम करते हो? पहले सिमेट्रिक में क्या अज्यूम करते हो? y into yx। हाँ तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दो इंसान सेलेक्ट कर लो कि x और y दो ह्यूमन बीइंग हैं इस सेट में, x और y कोई दो ह्यूमन बीइंग हैं और इस तरीके से है सच दैट x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ? अब बताओ, x को मैंने अज्यूम किया x y बिलोंग्स टू r, मैं अज्यूम किया x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका क्या मीनिंग है? सर x and y work at the same place। यस x एंड y, तुम्हें यही चीज लिखना है, तुम्हें अलग से कुछ नहीं लिखना, जो क्वेश्चन लिखा वही लिखना है। तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ओके तो तुमने तो x एंड y लिखा है, अब सिमेट्रिक में क्या होता है, उसको इंटरचेंज कर देना होता है, फिर देखना होता है क्या ट्रू है। फिर भी सिमेट्रिक में इतना ही करना है कि x एंड y है, अब तुम y की जगह x की जगह y रख के दो, क्या फिर भी ट्रू आएगा? सो देखो तुमने लिखा x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, और अब मैं इसी को क्या ऐसा लिख सकता हूं, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। सो क्या सेम बात लिख रहा हूं कि नहीं? तो सेम प्लेस। यस सर। यस सर। और इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर तुमने लिख दिया y एंड x, तो यहां हो गया y कॉमा x, इंटरचेंज कर दिया तुमने, y एंड x यहां लिखा ना, तो यहां y x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि y कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो तुम सोचो कितना इजी है, ये कर क्या रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। इसको तुम्हें प्रूफ लिखना सिखाया जा रहा है कि एग्जाम में तुम्हें, अगर बोर्ड में एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल क्या है, एक्स वाई कोई दो ह्यूमन बीइंग है, इस तरीके से है कि x से रिलेटेड है y से, तो मतलब x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब मुझे चेक करना था कि क्या y भी रिलेटेड है x से, तो उसके लिए चेक करना था कि ओके y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये दोनों सेम ही बात है, तो ये मुझे पता था और इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया मैंने, और इससे ये आ गया। तो ओके इसका मतलब मैंने अज्यूम किया ये और प्रूव ये कर दिया, तो इसका मतलब हो गया ओके तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक, तो कुछ नया है नहीं है ना, ये बहुत इजी सा है। आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव में मुझे क्या करना पड़ेगा? सर एक थर्ड पर्सन लेना होगा। हाँ तब 3 पर्सन हम सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी से, फिर इस ह्यूमन बीइंग के सेट से, ये जो सेट है उस सेट से 3 लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो ए बी सी या एक्स वाई जेड, जो तुम्हें अच्छा लगे। मान लो ए बी सी 3 हम पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि ए रिलेटेड है बी से, एंड अज्यूम कर लेंगे कि बी रिलेटेड है सी से, यह मान लेंगे। अब मुझे चेक करना होगा कि क्या ए रिलेटेड है सी से, ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव का। तो देखो अब ए रिलेटेड कब होगा बी से, इसके हिसाब से ए बी से रिलेटेड, अच्छा भाई एक्स वाई जेड में कर रहा, अच्छा मैं पिछले क्वेश्चन ए बी से किया था, अब एक्स वाई से ही कर दिया, कोई बात नहीं। अब मैं एक्स वाई जेड से, चूंकि एक्स वाई से कर दिया तो एक्स वाई जेड मान लेता हूं कि एक्स वाई जेड 3 पर्सन है इस सेट में, ये जो ह्यूमन बीइंग का सेट है। तो एक्स से रिलेटेड वाई से है, इसका क्या मतलब होगा? सर x and y work at the same place। यस, एंड y एंड z रिलेटेड है, इसका क्या मतलब होगा? y and z work at the same place। यस, तो अब किससे क्या क्लियर हो गया? देखो एक्स वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड एक ही जगह काम कर रहे हैं, जबकि वाई कॉमन है दोनों में, तो इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मीनिंग होगा कि x and z work at the same place। हाँ इसे कंक्लूड हो गया सिंपली, क्योंकि एक्स वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड एक ही जगह, मतलब एक्स के साथ वाई है और वाई के साथ जेड है, सब एक ही कंपनी में है, तो एक्स जेड भी एक ही कंपनी में हुए, इसका मतलब ये हुआ, तो हो गया प्रूफ ट्रांजिटिव। बस इसी को लिख देना है मुझे, तो देखो इसको बस लिख देना है अब। तो जब मैं ट्रांजिटिव लूंगा तो इसको बस लिख देना है, पहले दिमाग में सोच लो फिर इसको लिख दो। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि मुझे 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक इंसान की जरूरत है, मतलब एक एलिमेंट की जरूरत है सेट के। सिमेट्रिक दिखाने के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत है, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत है, तो सेट का। ठीक है, तो मैं पहले तो लेता हूं कि x y z
ये 3 ह्यूमन बीइंग है उस सेट ए में, इस तरीके से है कि x का रिलेशन y के साथ है एंड y का रिलेशन z के साथ है, ये मैंने अज्यूम किया। अब मैं इसका मतलब निकालूंगा कि x y रिलेटेड कब है, तो इसका मतलब था कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ये मुझे कहां से पता चला? क्वेश्चन से। ये मुझे यहां से पता चला, ये बता रखा है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई रिलेटेड है, इसका मतलब है एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सो एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड दूसरा ये वाला कि वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये उसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। सो अब क्या हुआ, तो एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई जेड सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा अब बताओ? X and Z work at the same place. ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो सिंपल है, बस लिख रहा हूं इसको मैं, ऐसे तुम बोल के ऐसे समझा सकते हो किसी को भी कि ट्रांजिटिव क्यों है, लेकिन एग्जाम में बोलना नहीं है, लिख के दिखाना, ताकि एग्जामिनर के पास जब कॉपी जाए तो पढ़ के समझ सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि x, z बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब ये हो गया तुमने अज्यूम किया x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, और यहाँ दिखा दिया x z से रिलेटेड है। कैसे? इस लाइन के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा एक पहला पार्ट का एग्जांपल। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो, तो ये फिफ्थ का ए था, सिमिलर वे में ये भी हो जाएगा। जो देखो ए पार्ट क्या था, एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, अब बी में बोल रहा है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या सेम तरीके से नहीं हो जाएगा? Yes sir. जो लैंग्वेज मैंने उसमें लिखा सेम सेम कॉपी कर लो। मतलब तुम जहां पर लिखा था एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, उसको हटा के तुम लिखना एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल कॉपी हो जाएगा। मैं तुम्हें जो लिख रहा हूँ वो पीडीएफ भेज दूंगा उसका, तुम उसको समझ के लिख के देख लेना, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, खत्म। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पे आते हैं, पहले डी पार्ट करते हैं फिर सी पे आता हूँ, ठीक है? तो यस, पहले सी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब पहले चलो मैं सी पे ही पहले करता हूँ, फिर डी ई पे आते हैं। सो लाइक तो डी ई एक जैसा है, पहले मैं सी कर देता हूँ, ठीक है ना? ए भी एक जैसा था, ए भी जैसा है वैसे बिल्कुल यहाँ बोला एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये बोला एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल सेम सेम तरीके से हो गया, लिखना है बिल्कुल सेम तरीके से। अब मैं सी पार्ट पहले करता हूँ। सी क्या है? एक्स वाई रिलेटेड है, अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो मतलब एक्स वाई कोई दो पर्सन है उस लोकेलिटी में, मतलब उस जगह पे, अगर जो भी तुम टाउन ले रहे हो उस टाउन में दो पर्सन सेलेक्ट किया, वो दोनों रिलेटेड कब होंगे? अगर x की जो हाइट है y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे पहले लॉजिकली बिना लिखे मैं तुमसे चेक करवाता हूं कि क्या। अब बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नो सर। हाँ, क्यों नहीं होगा? यस, योर आंसर सही है सर ए जो सर रिलेटेड ही नहीं होगा सर एक दूसरे। हाँ, कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? मतलब मैं बोलूंगा संतोष इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन संतोष, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूं कि मैं खुद से 7 सेंटीमीटर, मैं मतलब समझ रहे हो ना क्या बोला जाए? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? No sir. है ना, कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो गलत हो गया। मैं सेम नाम ले रहा हूं और हाइट बदल दे रहा हूं, तो गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और फॉल्स है इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, अब आओ दूसरा चेक करते हैं, मैं लिख के दिखाऊंगा अभी, पहले ऐसे ओरली सॉल्व करके देखते हैं। अब जब सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं तो मैं पहले अज्यूम करूंगा, क्या अज्यूम करूंगा? कि x रिलेटेड है y से, ये अज्यूम कर लूंगा, मान लूंगा मैं। अब मुझे चेक करना होगा क्या y रिलेटेड है x से, ऐसा चेक करना होगा। तो पहले मैं अज्यूम कर लूंगा कि x y कोई दो पर्सन है उस टाउन में, इस तरीके से है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये मैं मान लूंगा, क्योंकि मान लूंगा x y रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये मान लिया। तो अगर x 7 सेंटीमीटर y से लंबा है
तो क्या y भी 7 सेंटीमीटर x से लंबा होगा? नो सर, इसका क्या मतलब हुआ? सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि x रिलेटेड है y से, तो y भी रिलेटेड होना चाहिए x से, ये मतलब था, डेफिनेशन यही है। तो डेफिनेशन यहाँ तो बोल रही है x रिलेटेड y से, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y रिलेटेड होता x से अगर y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होता। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब तुमने बोल दिया कि x लंबा है y से 7 सेंटीमीटर तो y तो छोटा हो गया, तो y बड़ा कैसे हो सकता है? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करते हो तुम? तुम्हें 3 पर्सन की जरूरत पड़ती है। 3 पर्सन मैंने सेलेक्ट किया उस सेट से, लोकेलिटी से। अब मैं अज्यूम करूंगा कि x रिलेटेड है y से, फिर मैं अज्यूम करूंगा y रिलेटेड है z से। अब मुझे चेक करना होगा क्या x रिलेटेड है z से, ये मुझे चेक करना है। तो सिंपल, x रिलेटेड है y से अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y रिलेटेड है z से, तो अगर मैं बोल रहा हूं y रिलेटेड है z से, तो y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो मुझे चेक करना होगा क्या x z से रिलेटेड है, तो मुझे चेक करना होगा क्या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। क्या ऐसा होगा? कुछ समझ आया? फिर से बोलता हूं, देखो। यस सर, x बड़ा होगा जेड से। नहीं, बड़ा तो होगा क्या, 7 सेंटीमीटर ही टॉलर होगा, ये ज्यादा होगा। फिर से देखो, मैं बोल रहा हूं एक्स वाई से रिलेटेड है, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब वाई रिलेटेड है जेड से, इसका क्या मतलब हुआ? वाई रिलेटेड है जेड से, इसका क्या मतलब हुआ? सर y is exactly 7 centimeter taller than x. जेड 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 एक्स वाई जेड, Yes. हाँ जेड। अब एक्स जेड को कंपेयर करो, यस सर, 7 सेंटीमीटर ही होगा। कैसे 7 होगा? फिर से देखो, बाकी लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लुक, यस सर। सुनो फिर से, अभी मैं लिखूंगा ट्रांस। देखो ये है x, x से रिलेटेड है y से, तो x जब रिलेटेड है y से तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मैं y ले रहा हूं मान लो, समझ रहे हो ना? या मैं ऐसा लिखता हूं, देखो बेटर है कि ये एक पर्सन है, चलो यहां इसको मंडी बना देते हैं, ये है तुम्हारा x, ठीक। अब ये y से, इसको थोड़ा लंबा कर दें ताकि ये लंबा हो जाए ना। चलो इसको इस तरह से, ठीक, मान लो कुछ, ये है x पर्सन, ओके, और ये है y। अरे इसका पेट कहाँ गया? हाँ, अब देखो सब ग्राउंड पे खड़ा है, ये सब जमीन, ये जमीन है, ये ग्राउंड है, ठीक है, उस पे खड़ा है ये। तो अब बताओ, ये पर्सन तुम्हारा है x, ये है y। तो x y से रिलेटेड कब होगा? जब x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। y z से रिलेटेड है, इसका क्या मतलब होगा? y is exactly 7 centimeter taller than z. हाँ, तो यहां पे अब z होगा। अब बताओ, सो ये था x, ये है y की हाइट और ये है z की हाइट। अब बताओ x जो है z से कितने सेंटीमीटर लंबा है? 14 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि x z से रिलेटेड तब होगा when x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। बट ऐसा हो रहा है क्या? नो सर, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लंबा ये है और 7 सेंटीमीटर ये भी है, तो टोटल ये 14 सेंटीमीटर हो गया, टोटल ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो इसका ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ। ट्रांजिटिव तब होता जब x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, उस केस में x z से। तुम ऐसे भी सोच सकते हो अपने फ्रेंड के बारे में कि मान लो तुम अपने फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, वो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो किसी तीसरे फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब तुम अपने को और उस फ्रेंड के फ्रेंड से कंपेयर करो तो तुम 14 सेंटीमीटर लंबा हो गए ना उससे। तो इसका मतलब ये हो गया
कि रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड होने के लिए 7 सेंटीमीटर लंबा ही होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो ह्यूमन बीइंग हैं, वो रिलेटेड तभी होंगे जब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब इसको मैं लिख के दिखाता हूं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वाला रिलेशन। यस सर। अब चलो इसको लिख लेते हैं, तो लिखने में कोई ज्यादा वो नहीं है। देखो, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का सी पार्ट, 1.5 का सी पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 में 1.5 का सी पार्ट। तो इसमें ये था कि ए सेट तो वही था कि ह्यूमन बीइंग इन द सेम, ह्यूमन बीइंग इन, तो जो भी लैंग्वेज वही देते हैं। इसमें ये था कि ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, सो अभी स्लो इसलिए करा तो तुम्हें समझ आए, बाद में जब एप्लीकेशन टाइप का आएगा फॉर्मूला वाला तो बहुत इजीली हो जाएगा। अभी ये थोड़े मुश्किल लगता है, इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं कि समझ के करो। सो आर एक रिलेशन है, वो इस तरह से डिफाइंड है कि एक्स वाई रिलेटेड होगा अगर एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ओके, अब मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए तुम क्या लोगे, कोई एक एलिमेंट x ले लो उस a में, मतलब कोई x एक पर्सन है जो उस लोकेलिटी में है या उस सिटी में है। अब यहां सिंपली हम ये बोलेंगे कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। क्यों? क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव में चेक करना होता है क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, ये चेक करना होता है। तो क्या x एग्जैक्टली 7 डॉलर है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। दिस इज नॉट एग्जैक्टली, तो ये लिखना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब ये हो गया कि x, रिलेटेड नहीं होगा। समझ क्या हो गया, x, रिलेटेड नहीं है, तो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब रिलेशन इज, ठीक है ना, यहाँ बीच में नॉट लगा हुआ है, बीच में नॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, ये चेंज तो हुआ नहीं कलर, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ओके, इसीलिए सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, जब सिमेट्रिक तुम चेक कर, ये रिफ्लेक्सिव चेक किया, अब तुम जब सिमेट्रिक चेक कर रहे होगे तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें 2 पर्सन की जरूरत पड़ती है, 2 एलिमेंट की सेट के। तो मैं लेट मान लेता हूं एक्स वाई कोई 2 एलिमेंट सेट ए से है इस तरीके से कि एक्स वाई रिलेटेड है, ये मैंने अज्यूम किया। मैंने क्या अज्यूम किया कि एक्स वाई रिलेटेड है। अब मुझे चेक करना होगा क्या वाई एक्स भी रिलेटेड है, ये चेक करना है मुझे इंटरचेंज करके। तो इसका मतलब हो गया कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। सो क्या इसका मतलब ये होगा, क्या इसका मतलब ये लिख सकता हूं y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटरचेंज करके, सेम बात होगी? नो सर। नो, तो इसका मतलब ये हो गया गलत हो गया। इसका ध्यान लिखना पड़ेगा y इज नॉट एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि x टॉलर है y से, तो y टॉलर नहीं हो सकता x से, तो रिलेटेड नहीं है y x से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x y तो रिलेटेड था बट y x जो है वो रिलेटेड नहीं है, और इसका मतलब है कि जो r है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। सो r है वो सिमेट्रिक नहीं है। विद्या सिमेट्रिक है, अरे r सिमेट्रिक नहीं है।
भी साथ में भाग गया। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब आता है ट्रांजिटिव पे। ठीक है, डाउट हो तो पूछ सकते हो बीच में, तुम अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। सो आगे आओ, अगला है ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सो ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव है ना, मेन समझना जरूरी है। सॉल्यूशन तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा, कहीं भी, लेकिन समझना जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट हो, समझ तुम खुद से कर सको, ये जरूरी समझना है ना। सॉल्यूशन लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, लेकिन लिखे उससे फायदा नहीं है, रट्टा मारने से फायदा नहीं है, या देख के करने, तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारे पास लॉजिक्स है उसको सॉल्व करने के, ये इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांजिटिव में क्या है कि हम ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। मैं मान लेता हूं कि 3 एलिमेंट है, लेट x, y, पहले तो 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, नॉट ऑर्डर पेयर। सो तत्काल 3 एलिमेंट ले लिए सेट A से, और ऐसा लिया सच दैट कि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड, ये मैंने अज्यूम किया है ना। ट्रांजिटिव में पहले अज्यूम किया हमने ये कि x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है। फिर हमें चेक करना होता है कि क्या x का रिलेशन z के साथ है। ये हर क्वेश्चन ना पूरे एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मीनिंग निकालते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, एंड इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब हुआ कि y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z। ठीक, ओके। तो यहां से मुझे देखना है कि x z में क्या रिलेशन है, क्योंकि मुझे x और z को चेक करना है। तो मैंने माना x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, मुझे चेक करना है कि x z में क्या रिलेशन है। तो x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 टॉलर है, तो यहाँ सिंपली हो जाएगा x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। बट मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे रिलेटेड होने के लिए, 7 होना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया है ना, इसको तो मैं नॉट 7, बात वही है, ये देखो नॉट 7 सेंटीमीटर, बात वही है ना, कि 7 सेंटीमीटर नहीं है तो 14। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, तो ये इसी को मैं लिख ही देता हूँ एक लाइन और। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। x is not exactly 7 cm order z। इसका मतलब ये हो गया कि xz does not belong to R, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि R is not transitive relation। ठीक, तो ये हो गया। तो एग्जाम्पल समझ आया? हाँ, तो बाकी तुम्हें लिखना अब आ जाएगा। ये है कि अब तुम्हें लिखना सीख जाओगे, मतलब मैंने इतने सारे 2-3 क्वेश्चन लिख दिए, तब तुम्हें इजीली ये समझ आ जाएगा कि लिखते कैसे हैं। ओके, सो अब ये है कि लिखेंगे कैसे। अब आगे आओ, तो चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग अब लॉजिकली करते, लिखूंगा नहीं, मैसेज समझा देता हूं। देखो तो यहाँ पे समझो, अगला पार्ट क्या है कि फिर से सेट तुम्हारा वही है, ह्यूमन बीइंग इन द टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ह्यूमन बीइंग, तो टाइम कितना हो गया, 10-20 हो गया, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ओह चलो इसको खत्म करते हैं 2 मिनट में। ओके, 9 से 10 ना टाइम, अभी नहीं है, लेकिन जनरली आज नहीं है, लेकिन जनरली मेरी क्लास 10 से 12 होती है ना, एक क्लास 7 से 9 है, तुम्हारी 9 से 10 है, दूसरी 10 से 12 होती है। आज नहीं है इसलिए ध्यान नहीं दिया। ओके, सो एक्स एंड वाई यहाँ देखते हो। अब ये डी पार्ट देखता हूं मैं, ये कह रहा है एक्स वाई रिलेटेड होंगे अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ये रिलेशन हो गया कि एक्स वाई कब रिलेटेड है। यहाँ रिलेशन का क्या मतलब है, वाइफ से रिलेशन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई।
अब मुझे बताओ, क्या कोई पर्सन खुद से रिलेटेड होगा या होगी? नो सर। क्यों? मतलब क्यों नहीं रिलेटेड है? क्या मैं खुद का वाइफ हो सकता हूँ? हाँ सर क्योंकि एक्स वाई का वाइफ हुआ, हम्म सो वाई एक्स का हस्बैंड हुआ, हाँ तो वो एक्स अपना ही वाइफ कैसे हो सकता है? हाँ वही वही लाइक कहना मतलब यही एग्जैक्टली। सो सिंपल ये है कि कोई पर्सन तुम सेट में से उठाओ और चेक करना क्या वो खुद से रिलेटेड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स? क्या स्टेटमेंट ट्रू है? नो सर। क्योंकि खुद का वाइफ कैसे हो सकता हूं मैं, या कोई लड़की खुद की वाइफ कैसे हो सकती है ना? तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं है सर। हाँ अब सोचो, x इज वाइफ ऑफ y, हम अज्यूम कर लेंगे क्योंकि हम सिमेट्री में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x रिलेटेड है y से। अब मुझे चेक करना होता है क्या y रिलेटेड है x से। तो पहले मैं मान लूंगा कि x इज वाइफ ऑफ y। तुमने अगर मान लिया कि x वाइफ है y का, इसका क्या मतलब हुआ, x फीमेल है और y मेल है। यस तो क्या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि y इज वाइफ ऑफ x, ऐसा बोल सकता हूँ? नो सर। नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। तो हाँ तो y हस्बैंड हो जाएगा x का, है ना, दैट इज नॉट वाइफ। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक नहीं है। हाँ ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव में देखो, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक, तो x फीमेल है y मेल है। फिर मैं अज्यूम करूंगा y इज वाइफ ऑफ z। अब यहां समझो क्या हो रहा है। सर हस्बैंड वाइफ बन जा रहा है। हाँ तो मतलब तुम्हें ट्रांजिटिव में 3 लोगों की जरूरत पड़ती है x y z की, इस तरीके से कि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है। तो x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है तुम्हें? नो सर। ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तुम्हें एक तरीका बताया था मैंने ट्रांजिटिव में, तो मैंने कहा था इस तरह का केस हो तो इसको हम वॉइड केस बोलते हैं। या समझो यहां मैं लिखूंगा कि x इज वाइफ ऑफ y एंड लिखूंगा y इज वाइफ ऑफ z। ये मैं लेट करूंगा, अज्यूम करूंगा। अज्यूम क्यों करूंगा? क्योंकि ट्रांजिटिव का डेफिनेशन है कि तुम अज्यूम करो x रिलेटेड y से, y रिलेटेड z से, तब चेक करो x रिलेटेड z से। बट जो अज्यूम कर रहे हो वही गलत है ना? गलत हो गया ना, क्योंकि इसका मतलब ये फीमेल है, इसका मतलब ये मेल है ना? और यहां तुम कह रहे हो ये वाइफ है, तुम ये कह रहे हो ये फीमेल है, और यहां तुम कह रहे हो ये मेल है, तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, है ना? तो मैंने तुम्हें बताया था कि अब तुम अगर चेक करना है, तुम्हें चेक करना है कि x इज वाइफ ऑफ y, तो क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। बाकी लोग बताओ। हाँ ये ट्रांजिटिव होगा। तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने एक लॉजिक बताए थे। होता क्या है, जब स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको इफ P इंप्लाइज Q बोलते हैं, इफ P देन Q बोलते हैं इसको, इफ P देन Q। ये एक स्टेटमेंट है। सो एक तुम्हारा इसी 11th क्लास में 14 चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक्स, उसमें ये आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q में क्या है कि ये जो P वाला चीज है, इफ P अगर यही फॉल्स हो गया ना तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ये इसका एक लॉजिक है, एक रूल है मैथमेटिकल लॉजिक्स का या मैथमेटिकल रीजनिंग का, कि इफ P देन Q स्टेटमेंट जो है, अगर P स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो जब तुम्हारा इफ वाला पार्ट ही गलत है तो देन को तुम कैसे गलत बोलोगे? तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होगा देन को गलत बोलने का, और अगर तुम गलत नहीं दिखा सकते तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक। इसीलिए तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो यहां चूंकि ये इफ पार्ट ही रॉन्ग हो गया, तो जो ये तुम्हें चेक करना था, तो जब तुम्हारा यही वाला गलत है, इसको कैसे सही गलत बोल सकते हो? तो यू कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्पेशली क्या होता है, मैथ्स में कोई गलत है तो कोई एग्जांपल मिलता है, यहाँ तो गलत दिखाई नहीं पाओगे, इसलिए ट्रू है। सिंपल लॉजिक ये है कि जब ऐसा हो कि जो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन याद दिलाता हूं तुम्हें, इसमें ये होता है कि ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, देन ए सी रिलेटेड होना चाहिए। तो ये चेक करना होता है, ये हम लेट करते हैं। अब जो लेट करने वाला पार्ट है वही तुम्हारा गलत है,
तो तुम कैसे चेक करोगे ये सही गलत है? इसीलिए उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा, इसीलिए उस केस में ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा, वाइफ वाला, ठीक है, क्योंकि यही चीज गलत, इफ वाला ही गलत है, तो देन वाला हम बता ही नहीं पाएंगे, एफ जेड है, ठीक। तो अब तुमसे टाइम तो काफी हो गया, तो अब तुमसे यही रिक्वेस्ट है, तुम लोग अगर सिंसियर हो ठीक से, तो क्या करना है तुम्हें, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 उसमें जाओ, एक एक लाइन पढ़ो, पहले एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करो, देखते करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझो, लेकिन फिर एक्सरसाइज ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में तुम मुझे बताना कि कौन कौन सा एग्जाम्पल समझ नहीं आया, कौन कौन सा एक्सरसाइज में क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर वो मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना तुम्हारा, नहीं, कोई बच्चा जब पहली बार करता है उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हाल होगा अभी, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल चैप्टर है या थोड़े से अनट्रैक है, जैसे तुम बचपन से करके आए हो क्लास में ना, यहाँ से लेके 11 तक, वैसा नहीं है, थोड़े से अलग चैप्टर है। वीडियो छोड़िएगा ना सर यूट्यूब में? हाँ, ये अभी रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, अभी भी लाइव है ये, अपलोड होगा रिकॉर्डिंग अभी, यस। ओके सर, ओके। हाँ, तो वहाँ मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैं भेजूंगा इसका रिकॉर्डिंग, ग्रुप में इसका पीडीएफ भी और ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा अभी मैं, ठीक है। तो आप वहाँ देखना और आप लोग पूरा सॉल्व करना, अभी पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व करो, पहले एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास परसों होगी, परसों फिर डाउट बताओ, अभी 1-2 क्लास और दूंगा एक्सरसाइज में, रिलेशन इतना ही है, अगला एक्सरसाइज फंक्शन है, जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एक ही एक्सरसाइज है तुम्हारा, अब जो अगला एक्सरसाइज है वो फंक्शन स्टार्ट होगा, तो रिलेशन इतना ही है अभी, और मतलब इसमें एक्सरसाइज में थोड़ा और कुछ है, लाइक तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना, तो इक्विवेलेंस क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना, वो क्लास निकालना सिखाऊंगा, पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं क्लास निकालना सिखाऊंगा, पहले इस पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस ट्राई करके आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।